नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज हम बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो कि हमारे पिछले वीडियोस के क्वेश्चंस का एक्सटेंशन है। पिछले वीडियोस में हमने व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा था, और आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के भी हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, या फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या काम होते हैं? अगर हमें पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या काम करता है, तो हम ये जान जाएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? अगर आपको ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फंक्शंस को जानेंगे, या फिर ये क्यों ज़रूरी है ये भी आपको यहाँ पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर्स टू डिटरमाइन इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कौन कौन से कारकों का हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी डिस्कस करेंगे। अगला और आखिरी सवाल है, हाउ कंट्री इज रेगुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स फॉर एनी कंट्री। मतलब किसी देश में संविधान कैसे काम करता है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट आर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैं पॉइंट वाइज लेके आया हूँ। हम इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इसका मतलब ये है कि इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। तो हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्लास, लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, जिन्हें हम डाइवर्सिटी भी कहते हैं, जिनके साथ मिलकर रहना है। और अगर मिलकर रहना है तो एक दूसरे के कोऑपरेशन से रहना पड़ता है, और जब एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना है तो एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो इनको पीसफुली एक साथ रहने में कॉन्स्टिट्यूशन ही मदद करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स बना देता है, जैसे कि नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एक्सेट्रा। आर्टिकल 15 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है ये कहता है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी बेसिस पे, और ना ही स्टेट करता है। और यही एक रीजन है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट से हम लोग जी पाते हैं, कोऑपरेशन से। और साथ साथ एश्योरेंस भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें एश्योरेंस भी करता है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, और किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी एक राइट दिया गया है, जो कि आर्टिकल 32 है। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 226 में जा सकते हैं।
तो दूसरा पॉइंट हमारा है, इट प्रोवाइड्स बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ग्रुप्स हमेशा अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं इनडायरेक्ट वे में। ये कैसे कह सकते हैं हम कि जैसे कि हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने एनजेएसी का फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की भी इन्वॉल्वमेंट थी। क्या होता अगर एनजेएसी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता, लेजिस्लेचर की पावर बढ़ जाती। इसीलिए उसे सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस करता है इंस्टीट्यूशंस को। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज करने की कोशिश करता है, तो दूसरा इंस्टीट्यूशन उसे रोक देता है या इनवैलिड कर देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बैलेंस करता है बॉडीज़ को। और हम लोग जानते ही हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं, स्पेशली जुडिशरी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा होता है कि समाज के लिए फैसले लेने की शक्ति किसमें है। यह भी बताता है कि सरकारें कैसे बनेंगी। यह पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो समाज के लिए या हम सभी के लिए लॉज और पॉलिसीज़ बना सकें। पर क्या वो लॉज और पॉलिसीज़ हमारे मूल अधिकार को हानि पहुंचा रहे हैं या हमारे समाज के लिए ठीक है या नहीं, इसकी पावर हमारी जुडिशरी के पास है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा डिसीजन कौन सी बॉडी लेगा। जैसे कि लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है, वैसे ही जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन का अधिकार है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट सेट्स द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस लगा हुआ है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को कई तरीके से लिमिट करता है, जिसमें सबसे पहले ये आता है कि हमें पता है कि संविधान ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ सिटीजन्स के पास है, कुछ सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के पास हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट ये अधिकार या राइट हमसे छीन नहीं सकती या इन्हें कम नहीं कर सकती। ये हमारे मूल अधिकार हैं, इन्हें हमसे कोई भी ले नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट के पास लिमिट है इस पावर की कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स कभी ले नहीं पाएगा, और अगर इसका इन्फ्रिंजमेंट करता है तो जुडिशरी हमारे पास हमेशा ऑप्शन अवेलेबल है। हम जुडिशरी के पास जाके अपनी ग्रीवेंस को बता सकते हैं और जुडिशरी उसका जो है समाधान करेगी। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास लिमिटेशंस लगी हुई हैं। इट प्रोवाइड्स एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। हम सभी जानते हैं एस्पिरेशंस एंड गोल्स हमारी सोसाइटी के, जिन्हें गवर्नमेंट को अचीव करना है, वो हमारे पार्ट 4 डीपीएसपी में दिए गए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि गवर्नमेंट को किस चीज़ पे काम करना है, कौन से गोल्स सेट किए हैं जिन्हें उसे अचीव करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स फंडामेंटल आइडेंटिटी टू अ पीपल। इट गिव्स फंडामेंटल आइडेंटिटी टू अ पीपल मीन्स पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें कि हम सबकी सोच अलग है, विचार अलग है, विश्वास अलग है, हम धर्म, जाति, भाषा में भी विभिन्न हैं, और फिर भी हम सब इंडियन, हिंदुस्तानी या भारतीय कहलाते हैं। हमारी एक ही पहचान है कि हम सब भारतीय हैं और इसी भाव ने हम सबको एक साथ जोड़ा हुआ है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही एकता देता है और हमें एक पहचान देता है। इसे हम इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स से भी लिंक कर सकते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 1 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जानना है कि ये क्या होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन से या हमारे प्लेलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके फंक्शंस के बारे में समझते हैं, या फिर इसके इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ रूलर और गवर्नमेंट। ये हमारे रूलर और गवर्नमेंट पे लिमिट या रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कैसे ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है? हमें पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स या सिद्धांत हैं। तो यही सब चीज़ें गवर्नमेंट या रूलर के पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। इनकी वजह से ही गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाती है या उसे अपने दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स द सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल, स्पेशली माइनॉरिटीज। इसी की वजह से ही लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 21 दिए गए हैं, जो हमें हमारे सिविल राइट्स और लिबर्टीज़ को इंक्लूड करते हैं। यहाँ बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर सभी लोग बराबर यानी इक्वल हैं और सबको एक समान अधिकार मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि मेजॉरिटी के पास कुछ स्पेशल राइट हों और माइनॉरिटीज़ के पास ना हो। इसीलिए ये सभी लोगों की राइट्स और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, ना कि मेजॉरिटी को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द क्लास एंड रिलीजन इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। जैसे कि ऊपर बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर इक्वालिटी होती है, किसी भी धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि सभी क्लास और रिलीजन के लोग देश की गवर्नेंस में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में स्पेशल जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी क्लास, रिलीजन और इन सब चीज़ों में नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल भी स्पेशली इसमें सपोर्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट शेप्स द आइडियलिस्टिक आइडियाज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही हमारे संविधान को आइडियलिस्टिक या फिर वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। एक अच्छे वैल्यूज़ के साथ, वर्च्यू क्वालिटी के साथ इसे इफ़ेक्टिव बनाता है। जिन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अच्छी है या उसकी क्वालिटी हाई है, आइडियल वैल्यूज़ हैं, वो कंट्री की सोसाइटी बहुत ही मैच्योर और डिवाइन क्वालिटी की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फैक्टर्स टू डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, या फिर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है, हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे। हमारा पहला पॉइंट है, हिस्ट्री, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। किसी भी देश की एस्पिरेशंस वहाँ के लोगों की डिमांड वहाँ के इतिहास से तय होता है। इसीलिए देश के इतिहास और वहाँ के देश के राष्ट्रवादी आंदोलन की बुनियाद को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
हम सभी जानते हैं कि हमारा इतिहास कालामय रहा है और हम सभी मिडीवल टाइम्स में मुग़ल और अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हमारे पास संविधान तो 1949-1950 में आया, पर उसके पहले भी अंग्रेज़ों ने कई एक्ट पास किए। हमने उन सभी एक्ट्स को ध्यान में रखा। यहाँ के कुछ क्रांतिकारियों के विचारधारा पे सहमत होकर पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। तो वो आइडियाज़ को कंसीडर करने के बाद ही संविधान बनाया गया है। जितने भी एक्ट्स आए, जितने भी एक्ट्स अंग्रेज़ों ने बनाए या कुछ सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से एक्ट बना के रूल करने की कोशिश की या इजी गवर्नेंस करने की कोशिश की, तो उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ थी जिनको जो है कंसीडर किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसीलिए हिस्ट्री और इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, इन सब चीज़ों को हमें हमेशा जो है माइंड में रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन बनने से पहले उसके बेसिक्स कुछ चीज़ों को कहाँ कहाँ से हमने उठा के इसको इसमें एम्बेड किया है। तो उन आइडियाज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी हम आगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक सब्जेक्ट बनाएंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है क्लास ऑफ सोसाइटी विच रिसाइड्स इन कंट्री। किसी देश में किस क्लास के लोग रहते हैं, कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उस देश में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते रहेंगे और केओस और एनार्की फैली रहेगी। तो लोगों के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, देयर कस्टम्स एंड बिलीव्स। तो लोगों की कल्चरल वैल्यूज़ और उनके कस्टम्स और बिलीफ को भी कंसीडर करना चाहिए। ये भी ऊपर के पॉइंट से मिलता जुलता ही है। देश में लोगों के आइडियोलॉजी या आइडियलिस्टिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल फैक्टर। किसी देश की ज्योग्राफी ही वहाँ के लोगों की आवश्यकता, खुशी, ज़रूरत या उनके लक्ष्य को डिटरमाइन करती है। जैसे कि अब हमारे देश में लोग वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी, क्योंकि यहाँ अनाज की प्रोडक्शन ज्योग्राफी के हिसाब से ठीक ठाक हो जाती है, जबकि ऐसे कई देशों में इसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। तो वहाँ के लोगों का टेस्ट अलग होगा। उसी तरह से लोगों की नीड्स और राइट्स और एस्पिरेशंस भी अलग अलग होती हैं वहाँ के ज्योग्राफी के हिसाब से। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्किल एंड इंटेलिजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो संविधान बनाने वाले कितने इंटेलिजेंस थे और कितने दूरदृष्टि वाले थे, ये भी जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया उसकी कितनी स्किल और इंटेलिजेंस है। तो मेकर्स की दूरदृष्टि होनी चाहिए और शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने की क्वालिटी भी होनी चाहिए उनके अंदर। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हाउ कंट्री इज़ रेगुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स फॉर कंट्री, फॉर एनी कंट्री। तो ये भी बहुत इजी है, इसको हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री इन विच ऑल द प्रोसीजर रिलेटेड टू गवर्नेंस रेगुलेशन आर रिटन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ही सारी चीज़ें दी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सब कुछ हमारे संविधान में दिया हुआ है।
और ये जो है कैसे काम करेगा, सारी चीज़ें, पावर्स, स्ट्रक्चर और जो कि हमने पढ़ा था पहले भी, कंपोजिशन, ये सब चीज़ें हमारे गवर्नमेंट की पहले से ही दी हुई हैं कि कौन क्या फंक्शन करेगा, किसकी क्या पावर है, कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये पहले से ही डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल द पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी पावर मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब ये वो बॉडीज हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये सारे बॉडीज जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और भी जितनी और भी कई बॉडीज हैं, जोनल काउंसिल, ये सब की पावर्स और लिमिटेशन सब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दी गई हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द पावर ऑफ चेक एंड बैलेंस टू द अदर बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चेक और बैलेंस की भी बात ऑलरेडी की गई है कि जुडिशरी चेक एंड बैलेंस करेगा, लेजिस्लेचर भी जुडिशरी पर किसी न किसी तरीके से रोक लगाएगा, जैसे कि हमने पहले बात किया था इम्पीचमेंट करके या जो है डायरेक्शन देकर, एडवाइस लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजंस भी ले सकता है हमारा लेजिस्लेचर। आर्टिकल 143 जो है कहता है कि लेजिस्लेचर को अगर कोई लॉ बनाना है या कोई लीगली कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैज देयर स्पेसिफाइड फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय देम एफिशिएंटली। जैसे कि मैंने अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क एज एन इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है या उसको दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। वो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के अपनी सारी इंटरप्रिटेशन देता है। तो जितने भी लॉज, बाय लॉज, एक्ट्स जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर से जुडिशरी अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है या करता ही है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड इंटरप्रेटेड बाय द जुडिशरी टेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए बेसिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योर दैट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर डिड नॉट गेट हार्म। तो जितने भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं और जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रेट किए जाते हैं, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हार्म ना हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि केशवानंद भारती केस में बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेचर कभी उसको टच नहीं कर सकती या उसमें अमेंडमेंट्स कर नहीं सकती। तो उसको हमेशा ध्यान में रख के, जो कि हमारा ध्यान में रख के जो है लॉज बनाए जाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है, ऑल द बॉडीज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हाई एंड इंश्योर इट्स पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी। तो जितनी भी बॉडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो सभी की ड्यूटी है और सभी को जो है ड्यूटी बाउंड है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हमेशा हाई रखेंगे और उसकी सुप्रीमेसी को हमेशा इंश्योर करेंगे। और इसी वजह से ही अब तक जितने भी गवर्नमेंट बनी है या जुडिशरी है या जितनी भी बॉडीज़ हैं, सब अपने अपने स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक पावर के साथ और फंक्शन करे जा रहे हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को हमेशा हाई रखा है। अगर इनमें से कोई भी बॉडी
अपने लिमिट से बाहर काम करती है। जैसे कि लेजिस्लेचर अगर जुडिशरी पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करके या अपने पावर से उसको चेक एंड बैलेंस करेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इंडिपेंडेंसी जुडिशरी की हमेशा बनी रहे और इसके फेवर में वो हमेशा काम करेगा। तो जो भी बॉडीज़ हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशंस की ये एक ड्यूटी है और वो जो है ड्यूटी बाउंड हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हमेशा हाई रखना है और कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से ही आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हाई वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ और काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोगों को हमारी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो कंट्री है वो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कहलाता है या सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कहलाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।